जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल स्वागत है आप सभी का क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। ऐसा ही पेपर आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका पूरा का पूरा मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं और आप लोग इसको सॉल्व करके जरूर जाना, वरना बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब ऐसा ही पेपर आएगा। और आप लोग देख सकते हो 825 IOI कोड का पेपर है। ठीक है, चलो इसका पूरा सोल्यूशन आपको बताता हूँ। सारी चीजें तो आपको पता होगी यार कि 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, 70 का पूर्णांक होता है, 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं। और सबसे अच्छा कि भाई दिशा निर्देश आप लोग जरूर पढ़ें। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो मेक श्योर करना है कि प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पेपर पढ़ने से मिल जाते हैं। उसके बाद आपका भैया इसमें खंड आ और ब है ना। खंड आ जो है 20 अंक के बहुविकल्पी और ब जो होता है वर्णात्मक 50 अंक के होते हैं। बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो। OMR शीट पर जो आप लोग करोगे उसमें ध्यान देना, काला और नीला पेन का ही प्रयोग करके गोला करना है, बस इतना सी चीज है। उसके बाद आप लोग पढ़ भी सकते हो। चलिए इसका सोल्यूशन पर आते हैं। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? हिटलर की थी या फिर बिस्मार्क की या मुसोलिन की या फिर गैरीबाल्डी की? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरी जान बिस्मार्क, है ना। ऑटोवन बिस्मार्क इसका पूरा नाम है। और याद रखना कि अगर आपसे पूछ ले कि भैया इटली, है ना, इटली का एकीकरण किसने किया था, तो ज्यूसेppe गैरीबाल्डी और ज्यूसेppe मैथनी। ज्यूसेppe याद रखना, ज्यूसेppe मतलब इटली, ज्यूसेppe गैरीबाल्डी, ज्यूसेppe मैथनी, है ना। और मैथनी जो था उसने यंग इटली सोसाइटीज का संस्थान किया था, मतलब संस्थापक था एक प्रकार से। ठीक है, आगे आपका आता है दूसरा, चौरा चौरी की घटना का क्या परिणाम हुआ? रॉलेट एक्ट पास हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया या फिर साइमन कमीशन भारत आया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? चौरा चौरी घटना आपको पता होगी। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, उसमें हुआ ये था कि भाई एक भीड़ थी, उसने पुलिस वालों को जला दिया था, पूरा का पूरा थाना, है ना। तो उसके कारण गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हो गए और चौरा चौरी के कारण ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। तो यहां पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा कि भैया असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। आगे आपका आता है ना। और रॉलेट एक्ट के कारण ही तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, और असहयोग आंदोलन जब चलाया गया तो चौरा चौरी घटना हुई, है ना। एक दूसरे से रिलेटेड है, याद हो जाएगा आराम से। उसके बाद तीसरा है आपका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1875, 1878, 1880 या फिर 1885? तो यहां पर आपका सही विकल्प हो जाएगा 1878 ईस्वी में। यहां पर यह ध्यान रखना है, देखो यहां पर लिखा ही है प्रेस एक्ट। प्रेस मतलब होता है आप कह लो जो न्यूज़पेपर होते हैं ये सब। तो इन जो संपादक थे ना, भारतीय संपादक, इन पर रोक लगाने के लिए जितने भी लेखक कवि थे, जो कि अंग्रेजी जो सरकार थी, ब्रिटिश शासन था, उसके खिलाफ लिखा करते थे, लोगों को जागरूक किया करते थे, है ना। उससे बहुत सारे आंदोलन पनपते थे, जिसके कारण क्या करें कि भाई एक नियम ही ले आओ कि ये भाई हमारे कंट्रोल में आ जाएं। उसी के कारण ये एक्ट लागू हुआ था 1878 में। आपको समझ में आया? आगे आपका आता है चौथा, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले समझो कॉर्न लॉ। कॉर्न मतलब होता है मकई, मकई समझते हो ना, तो मकई कानून आप कह लो। वैसे तो ये हर एक अनाज पर लागू किया गया था, तो मकई कानून भी इसको बोला जाता है, याद रखोगे ना, मकई कानून। ठीक है, अब ये क्यों, इसका मुख्य कारण क्या था, क्यों लागू किया? तो जो वहां की सरकार थी ना, वो जो अनाज का उसका आयात नहीं करना चाहती थी, ना ही निर्यात करने दे रही थी, उस पर रोक लगाने के लिए इस कानून को किया गया था। तो यहां पर आपका सही हो जाएगा भाई, कारण आयात पर नियंत्रण, है ना। तो ये सही आपका हो जाएगा। आगे आपका आता है, नहीं सॉरी, ये तो आपका कारण आयात पर नियंत्रण जो है ना, इस पर तो पाएंगे, लेकिन यहां पर मुख्य कारण क्या था इसका समाप्त करने का? कारण आयात नियंत्रण, तो इसका कारण था भाई, है ना, ये कंट्रोल करता था। लेकिन यहां पर सही विकल्प होगा आपका उद्योगपतियों शहरी लोगों का विरोध। जब वहां पर अन्य जो सामान थे, कॉर्न, मकई थे, गेहूं थे, अनाज थे, इनकी कीमतें बढ़ने लगी। शहर में जितने भी लोग होते हैं आप लोग जानते हो, ज्यादातर दूसरों किसानों पर निर्भर करते हैं। किसान तो गांव वाले माला माल होते रहते हैं, लेकिन शहर वालों को जो चीजें सस्ती मिल रही थी वो महंगी मिलने लगी थी, क्योंकि भाई विदेशों से अनाज आ नहीं रहा था। अब अनाज आएगा नहीं तो इसलिए सी बात है, महंगा हो जाएगा, सस्ते में मिलेगा नहीं। तो वहां के जो भी उद्योगपति एवं शहरी लोग थे वो नाराज हो गए, इसका विरोध किया, जिसके कारण भैया कानून को रद्द कर दिया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, और इस कानून को 1815 में चलाया गया था, है ना। और इसको रद्द कब किया गया था कमेंट करके बताना। आगे आपका पांचवा, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था?
आर्थिक महामंदी भैया, जब बैंकें बिल्कुल तहस नहस हो गई, दिवालिया हो गई है ना, स्टॉक मार्केट यहाँ गिर गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, मतलब समझ रहे हो ना, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा चपेट में ले लिए थे। तो ये 1929 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है, याद रखोगे 1929 ईस्वी में। आगे आपका छठवां, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, है ना, लग्जमबर्ग। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? लग्जमबर्ग। याद रखो कि थोड़ा सा यूनिक भी लग रहा है। अब ये चीजें तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, बाकी भैया ट्रिक बता दो, क्या ट्रिक इसमें लगेगी आप ही सोचो। तो ये तो आप जब आप रिपीट करोगे, बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। आगे आपका आता है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? संघ सूची का मतलब क्या होता है? तो यहां पर याद रखना, संघ सूची का, संघ का मतलब आप समझो केंद्र, केंद्र सरकार, ठीक है। तो केंद्र सरकार से संबंधित जो सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, मतलब कि हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो सीधा का सीधा इससे संबंधित होते हैं। प्रधानमंत्री केंद्र से ही संबंधित होते हैं, राज्य सूची से मुख्यमंत्री संबंधित होते हैं। तो मतलब कि केंद्र सूची, तो मतलब समझ रहे हो ना, राज्य सूची आपकी अलग हो जाती है। 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और आपकी संघ सूची। संघ सूची जो होती है वो क्या है भैया? विदेश कार्य संभालती है ना। और शिक्षा, शिक्षा तो ये राज्य सरकार के अंदर में आता है ना। शिक्षा भाई हर एक राज्य सरकार डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हो। यूपी बोर्ड क्यों, एक ही बोर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक बोर्ड अलग अलग राज्यों में अलग अलग चलता है, मतलब राज्य सरकार के अंडर में आता है। जो रेलवे हो गया वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, ठीक है। इसी तरीके से याद कर लो बस किसके अंडर में क्या मंत्रालय आता है। आगे आता है आपका 8वां, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। तो किसमें है भैया? स्थानीय निकायों में, लोकसभाओं में, राज्यसभा में या राज्य विधानसभाओं में। इसमें आरक्षण नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय किसे कहते हैं ये भी आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। जो स्थानीय निकाय का मतलब समझ रहे हो, जो आपके ग्राम पंचायत होती है जिसमें प्रधान बनते हैं, है ना। तो आप कह लो ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायत यानी पंचायत बस कह सकते हो। और जो आपका आता है ना नगर पालिका, उसको भी बोला जाता है, ठीक है, नगर पालिका। तो नगर पालिका, इसमें इनका आरक्षण है, ठीक है। इनका आरक्षण कितना भैया? 33% आरक्षण है। ये भी याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जैसे देखोगे ना, आपकी जो ग्राम प्रधानी वाली सीट आती है, गांव से हो तो आपको पता होगा नगर पालिका में भी कि भाई कभी महिला सीट आ जाती है। क्यों आती है? पुरुष नहीं लड़ सकते, केवल महिलाएं लड़ेंगी। इसका मतलब है कि वहां पर आरक्षण है। समझ में आ गया? याद हो जाएगा। रिलेट करो, है ना, अपने आसपास की चीजों से, जल्दी याद होगा। आगे आपका आता है 9वां, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? विपक्षी दल का क्या होते हैं ये आपको समझना चाहिए। मतलब जो विपक्ष में होते हैं, एक सरकार होती है उसकी आलोचना जो करता है, सबसे शक्तिशाली पक्ष होता है, उसको विपक्ष कहते हैं। समझ में आया? तो विपक्षी दल इस समय क्या है भैया? समाजवादी पार्टी। एक समय होती थी भैया, अभी अभी रिलेटेड है ये, बिल्कुल करंट अफेयर कह लो, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक समय तो भैया बहुजन समाजवादी पार्टी भी हुआ करती थी, क्योंकि भाई जो मायावती है वो भी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जो प्रभाव में वो है समाजवादी पार्टी। बीजेपी का घोर विरोध करती है, आपको पता है ना। अभी चुनाव आने वाले भी हैं, लेकिन अभी भी अगर हो तो समाजवादी पार्टी ही है, याद रखना अभी, ठीक है। आगे है, जब इसकी सरकार बन जाएगी तो सबसे बड़ा दल कौन सा रहेगा? पता नहीं भैया, ज्यादातर तो बीजेपी ही रहेगी अभी, है ना, कुछ सालों तक बदलता रहता है बाकी। 10वां है आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि? लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होती है? जो सरकार होती है भाई वो उत्तरदायी होता है। आज हम प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस तरीके से, वो बात अलग है, कोई सुनता नहीं है ना। तो ये चीज़ है। तो चलो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, है ना, अनेक अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, हजारों जातियाँ हैं, लाखों देवताएं हैं, करोड़ों देवता वैसे। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई हर एक नागरिक को समान अधिकार मिलता है। समझ में आया? उसके बाद आपका व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, है ना, यही आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? सीधी सी बात है, अधात्विक जिसमें अधातु हो। बॉक्साइट, बॉक्साइट तो भैया एल्यूमिनियम का होता है। किसका? एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम, है ना। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना। एल्यूमिनियम जो होता है इसमें 50% पाया जाता है, ये तो धात्विक हो गया भैया। उसके बाद जस्ता, जस्ता तो जिंक, है ना, Zn आप पढ़े हो फॉर्मूला, है ना, Zn प्रतीक होता है। उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज Mn पढ़े हो आप, है ना। तो भैया यहाँ पर सीधा हो जाएगा अभ्रक, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
12 सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2010, 2001, 2005 और 1990। सबसे पहले देखो सूचना का अधिकार अधिनियम है क्या। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसको बोला जाता है आरटीआई। ठीक है, क्या बोला जाता है? आरटीआई। आरटीआई का सीधा सा मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन याद रखोगे। अब ये कब लागू हुआ? तो भैया 2005 में। इससे क्या होता है, मतलब देश में रहने वाला हर एक नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकता है। क्यों आज आरटीआई से हर एक लोग डर जाते हैं। आप एक आरटीआई लगा के देखना, ऊपर से ताकतें तुमको लगाएंगी भाई आरटीआई वापस ले रहे। कारण क्या है कि आरटीआई जब लगाते हो तो आप किसी का पोल खोलने की बात करते हो। ग्राम प्रधान के ऊपर कभी आरटीआई लगा के देखना, है ना, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, धमकाने लगते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। कारण यही, मैंने लगा के देखा है ना भाई, है ना, एकदम लाइव एग्जाम्पल हूं मैं। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि आप किसी के करप्शन को उजागर कर रहे हो तो भाई उसको दुख तो होगा। आप दबती नस पर उंगली रख दे रहे हो। ठीक है, तो ये समझ लो। लेकिन आप बाकी होता कुछ नहीं है, वापस करवा देते हैं, वो बात अलग है ना। लेकिन हाँ ये है। आगे आपका आता है 13, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? परंपरागत संसाधन और एक होता है आपका गैर परंपरागत संसाधन, है ना। परंपरागत, अब भैया परंपरागत गैर परंपरागत क्या है? तो गैर परंपरागत जो है इसको बोला जाता है नवीकरणीय। नवीकरणीय का सीधा सा मतलब कह लो नवीकरणीय जो भी है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि भाई जिसको हम दोबारा बना सके, नहीं नया तैयार कर सके। सीधी सी बात है, समझ में आ गया। तो अब यहां पर बोला है कि कौन सा परंपरागत संसाधन है। गैर परंपरागत का मतलब नवीकरणीय, यहां पर पूछा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो अनवीकरणीय कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा, बार बार रिन्यूएबल एनर्जी है, बार बार रिन्यू की जा सकती है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा की ऊर्जा जो है बार बार की जा सकती है। पवन ऊर्जा तो भाई पवन चक्कियों से बनती है, बार बार, है ना, पवन चलती रहती है। तो यहाँ पर आपका कोयला, कोयला एक बार जला दो, दोबारा क्या उसकी राख से कोयला बना के दोबारा एनर्जी पाओगे? नहीं ना, कोयला से ही प्रदूषण इतना फैल रहा है। तो ये चीज़ है, कोयला से बिजली बनती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी बात अलग है। कोयला ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? झारखंड, झरिया में, है ना, ये भी है, प्रसिद्ध है। आगे आपका आता है 14, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है? एक आपका होता है प्राथमिक क्षेत्रक, एक द्वितीयक, एक तृतीयक। 3 क्षेत्रक आपको पढ़ने जरूरी है। और इसमें से क्वेश्चन आज कह रहा हूं 100% है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, गारंटी। अभी से ले लो, अभी से ले लो, क्वेश्चन आने वाला है। अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाला है कि भाई किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक इसको बोला जाता है जो प्रकृति से जुड़ा होता है। मतलब समझ रहे हो ना, प्रकृति भाई जो कृषि है, जो जमीन है, धरती माता है हमारी, है ना, उनका सीना फाड़ करके हम गेहूं उगाते हैं, अन्न उगाते हैं। क्या है ये? प्राकृतिक से ही संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्रक ही ना होगा मेरे भाई। उसके बाद आपका द्वितीय क्षेत्रक, जो प्राकृतिक चीजों से सामान प्राप्त होता है, उससे जब बिजनेस किया जाता है, उसको बना करके उपयोगी बनाया जाता है। बिजनेसमैन जितने भी हैं इसी पर हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक क्या है मेरी जान? तृतीय क्षेत्रक में हम लोग आ जाते हैं, मतलब सेवा प्रदान करने वाले, सरकारी नौकरी कर्मचारी हो गए, कुछ भी हो गए, जो सेवा प्रदान करते हैं। आईटी सेल सेक्टर हो गया, जितने भी टेक्नोलॉजी वाले अनुसंधान होते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। कुछ देखो, है ना, तो ये चीज है, समझ गए ना, ऊपर ऊपर मैंने बताया। उसके बाद आपका आता है 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? असंगठित क्षेत्रक का मतलब सीधा सा है कि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार के पास नहीं होती है। जब आप बाहर कंपनियों में काम करने जाते हो ना, वहां पर ये संगठित क्षेत्रक हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको डिसाइड किया जाता है कि भाई इतने दिन छुट्टी रहेगी, इतने घंटे काम करने पड़ेंगे, इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन एक घर में काम करने वाला क्या मजदूर को डिसाइड रहता है कि इतनी सैलरी मिलेगी, इतने घंटे तुझे छुट्टी मिलेगी? नहीं होता ना। तो उसको बोला जाता है असंगठित क्षेत्र। इसमें क्या होता है भैया, ज्यादातर दैनिक कृषि मजदूर आ जाते हैं, जो गांव में आप देखोगे काम करते हैं, उनकी सैलरी 200 रुपए में दिन भर काम करवाते हैं लोग। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका। हम लोग भी वैसे इसी में आते हैं, है ना, क्योंकि भाई हमारी भी कोई फिक्स नहीं है कितना भाई। 24 घंटा कंटेंट चलता है ना, और 24 घंटे में 6 घंटे 5 घंटे सो लेते हैं, वो बात अलग है। उसके बाद 14-15 घंटे कुर्सी में बैठ के ये सभी पेपर बनाने पड़ते हैं, सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं, है ना। 8 घंटे लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोगों को ना 17 से 18 घंटा कभी कभी काम करना पड़ता है ना, केवल आप लोगों के लिए। और आप लोगों से हम लोग क्या मांगते हैं? केवल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, है ना। तो कर दो यार जल्दी से, इंपॉर्टेंट वीडियो लगी रही होगी आपको। आगे आपका आता है 16, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, कोयला, खनिज तेल। अब यहां पर देखो, यूरेनियम जो होता है ना, बहुत ज्यादा नाभिकीय ऊर्जा रखता है, नाभिकीय विखंडन इसका होता है, परमाणु बनाने में काम में आता है। लेकिन यहां पर मोनाजाइट रेत में ज्यादातर यूरेनियम नहीं पाया जाता, थोरियम पाया जाता है। ये भी है ना, ये भी है नाभिकीय विखंडन रखने वाला, ये तो नहीं है। अब एक चीज याद रखना,
देखो मोनाजाइट रेत में ना सबसे ज्यादा जो पाया जाता है थोरियम पाया जाता है, फिर आपका पाया जाता है लैंथेनम, है ना, लैंथेनम, ठीक है, जिसको Ln से दर्शाते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, है ना, इसी से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखो यूरेनियम भी पाया जाता है, तो क्वेश्चन बनाने वाला कभी कभी भाई बहुत ज्यादा वो कर देता है, तो आप ज्यादा पाया जाता है उसमें लगाओ, है ना, ये बोर्ड का पेपर है। 17 है आपका, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति 2019 के मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत से बेहतर है? मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, और फेवरेट इसलिए है क्योंकि अपने देश की स्थिति को यही उजागर करता है। यही डेटा पूरा का पूरा आपको दिखाएगा कि भैया 17वें नंबर पर श्रीलंका है, हमारा देश 139वें नंबर से 149वें नंबर तक के बीच में आता जाता रहता है। समझ रहे हो ना, कभी अब आज तक इसी सुधरी नहीं है, और हम दुनिया का विश्व गुरु बनने चल दिए हैं। विश्व गुरु का जो सपना है लोगों को ना, ये केवल बेचा जा रहा है। वास्तविक बात यह है कि हमारा भारत कभी विश्व गुरु बन ही नहीं सकता अगर हम रील्स में रहे ना। रील्स में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं सभी लोग। सरकार को चाहिए बैन कर देना चाहिए, नहीं हो रहा है। कैसे विश्व गुरु बनेंगे भाई? विश्व गुरु तभी बनेंगे ना जब शिक्षा होगी। शिक्षा को कौन नष्ट कर रहा है? जितने भी शॉर्ट एप्लीकेशन है ये सब यूट्यूब भी आज नष्ट कर रहा है, शॉर्ट लॉन्च करके। कर रहा है या नहीं कर रहा बताना। आप लोग देख रहे हो, पढ़ाई देख रहे हो, उसके बाद सीधा शॉर्ट आ जाता है, स्क्रॉल कर रहे हो, 4-4 5-5 घंटे जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना भाई, मेहनत करना है कुल मिला के। तो श्रीलंका आपका सही विकल्प हो जाएगा। देख रहे हो ना मेरी जान, कितना बड़ा अंतर है। और ये डेटा ना आपको कोई मीडिया वाला नहीं बताएगा, सब दलाल है ना, क्योंकि है ना। आगे आपका 18, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? उदारीकरण का मतलब आप कह लो प्राइवेटाइजेशन, आप कह लो मतलब कि जो सरकार होती है ना उसके अंडर में जितने भी कारखाने कंपनियां आती हैं, सरकार इन्वेस्टमेंट करती थी पहले। उसके बाद हुआ ये कि हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री जब थे, है ना, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो तब वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने गणित लगाया, बहुत ही अच्छे थे, है ना। उन्होंने गणित लगाया कि यार इसका हाथ ना लोगों के ऊपर दे देना चाहिए। तो लोगों के ऊपर उन्होंने कब दे दिया भैया? 1991 ईस्वी में। ठीक है कि भाई अब आप स्वामित्व, अपना स्वामी तुम खुद रहोगे, अपनी कंपनियां स्थापित करो, कारखाने लगाओ, पैसे लगाओ, है ना। सरकार सपोर्ट करने लगी लोगों को। तो ये हुआ, तो इसलिए ये बोला गया और ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ। इसीलिए बोलते हैं भाई मनमोहन सिंह सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कोई था तो आज तक ना, तो बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन मनमोहन सिंह भी उनमें से एक थे। ठीक है, आज के जो प्रधानमंत्री उनसे तो कहीं लाख गुना बेहतर थे। कम से कम झूठ तो नहीं बोलते थे रहने तो नहीं, फिर क्या वो ईडी लग जाती है 19 है आपका, एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है मेरी जान, बताओ जल्दी से। प्राकृतिक प्रक्रिया। देख रहे हो 2 बार क्वेश्चन पूछा है, सेट देखो पहले 2 बार। उधर भी प्राथमिक क्षेत्रक से आया था कौन संबंधित है, और इधर भी आया। मतलब समझ रहे हो पेपर बनाने वाले का दिमाग भैया। इसीलिए बोलता हूँ पेपर को ध्यान से पढ़ो, दोनों क्वेश्चन एक ही तीर में लग गए। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक आंख बंद करके लगा दो। ठीक है, आगे आपका आता है लास्ट 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार जिसमें फूल आए फिर फल आए। ज्यादातर दालें आती है इसमें, है ना। तो दालें हो जाएंगी, दालें में अरहर की दाल, चाहे मूंग की दाल, चाहे सरसों भी आ सकता है। सरसों आता नहीं वैसे, दालें जितनी होती हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका दालें, याद रखोगे ना दालें, है ना। चलो ये चीज़ है। उसके बाद आपका आता है खंडवा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, कोई भी बच्चा ना दिमाग वैसे भी लगा सकता है। फलीदार भैया, फूल के बाद फल, है ना, फूल के बाद फल। अब यहाँ पर जितना दिया है, मोटे अनाज गेहूँ वगैरह हो गए। कभी फूल देखा है? ज्वार में फूल देखा है, चावल में फूल देखा है, सीधा बालियाँ आती है भैया। तो यहाँ पर क्या हो गया? दालें, दालें में क्या आती है? अरहर देखे हो, पीले पीले फूल लगे होते हैं, उसके बाद फल आता है, अरहर लगती है। समझ में आया? तो देख रहे हो ना कितना सरल टॉपिक होता है। मैं आपको बता दूं, आपके 20 नंबर के जो बहुविकल्पी आएंगे ना, इसमें से लॉलीपॉप क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो 15 मजाक वाले क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा मध्यम में थोड़ा सा, तो 3 क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दो, 18 हो गए। और 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे ना जो कि बिल्कुल कठिन होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तब। तो ये 18 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। ये 2 नंबर के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये रियलिटी है, सही बता रहा हूँ। आगे आपका आता है ये खंडवा। ठीक है, खंडवा में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। बाकी मैं पीपीटी बनवा के इसकी तैयार करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूंगा तो भाई है ना 2-4-10 दिन लग जाएंगे। तो 4-10 दिन आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल बात है। तो पीपीटी बना के आपको सरल भाषा में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, किसवीं है? 19वीं सदी में तकनीकी की क्या भूमिका थी, उदाहरण सहित आपको समझाना है भैया। 4-4 अंक के रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अथवा में रहता है तो दिक्कत नहीं है, जो आए अच्छा वही करो, है ना। आगे प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। 22वां, राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। 4 अंक। उसके बाद है आपका वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्यों? कोई 2 कारण लिखिए भैया। क्षेत्रीय दल जितने भी हैं
क्षेत्रीय पार्टियां है ना, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां इस समय बनती जा रही हैं। उसके बाद है आपका 23वां राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनमें से कौन सी बेहतर है। भैया ओबियसली सी बात है, प्रति व्यक्ति आय बेहतर रहेगी, है ना। राष्ट्रीय आय में पूरे राष्ट्र का डेटा लिया जाता है, प्रति व्यक्ति आय में होता है कि भाई एक व्यक्ति कितना अमीर है या उसकी रहन सहन क्या है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा बेहतर आप कह सकते हो सकता है। यहाँ पर उसके बाद है आपका राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम मनरेगा, है ना, वही है 2005। एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। मनरेगा 2005 में हुआ था और उसी समय जानते हो आरटीआई भी आपका हुआ था, समझ रहे हो ना विनोद, एक ही समय, ठीक है। मनरेगा, तो मनरेगा जो है अधिनियम, ये क्या गारंटी देता है, किसी भी मजदूर को 100 दिनों की गारंटी मिलती है। इसमें 100 दिनों की गारंटी मिलती है कि भाई हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको रोजगार मिलेगा। और ये ग्रामीण इलाकों के लिए था कि भाई जो भी निचले लोग थे कह लो, है ना, उनके लिए था कि भाई जो गरीबी रेखा में थे उनको रोजगार मिल जाता था, उनका चल जाता था और देश का विकास भी हो जाता था, रोडों में मिट्टी डलवाना ये सब काम होता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इसमें भी घपला हो रहा है। जहाँ जहाँ भैया सरकार नियम बनाती है घपलेबाजी होना शुरू हो जाती है। इसमें घपला हो क्या रहा है, ग्राम प्रधान आता है 500 रुपये देता है उस मजदूर को और 45 रुपये, 5000 रुपये, 6000 रुपये उसके अकाउंट से निकलवा गायब, है ना। समझ रहे हो विनोद, ये हो रहा है आजकल, समझ रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 24। तुम्हारे गाँव में ही होते ना, तुम्हारे गाँव में होते भाई, सगल होता है, समझ रहे हो सगल होता है। 24 है आपका भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। 3 नंबर, कभी कभी मजाक चल जाता है। अथवा भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। भैया महात्मा गांधी सीधा संबंधित है सूती वस्त्र उद्योग, है ना। सूती के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आवाज़ उठाई थी। अंक देखते जाना, क्वेश्चन को तैयार करना, बाकी ये सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डेली आप लाइव आया जाए क्या, लाइव आने का मैं सोच रहा हूं, आप लोग बताना, आप लोग कमेंट करना अगर बुलाना है लाइव। डेली लाइव में आने की सोच रहा हूं, बताना। अब मैं 1-1, 2-2 घंटे आपको लाइव पढ़ाऊंगा। डेली मैं सोच रहा हूं ना 6 बजे लाइव आया जाए, आप बताना कितने बजे आया जाए, ठीक है। 6 PM मतलब शाम को 6 बजे डेली लाइव में आने की सोच रहा हूँ। लेकिन आप लोग बताना आप लोग कब फ्री रहते हो, है ना, बताना जल्दी से, उसी अनुसार आया जाएगा। अब ये सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बाकी, ठीक है। देख रहे हो ना विनोद भैया, समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो चाहे, ठीक है। क्षेत्रक वाला क्वेश्चन तो हर जगह मिलेगा भैया, कुछ पिछुए नहीं पड़ गए हैं क्षेत्र का। अब यहाँ पर देखो ये मैप कार आपका 10 अंक ना, ये बिल्कुल फ्री का मिलता है मेरी जान। क्यों? क्योंकि बहुत कम तैयार करना पड़ता है और मैप भरना बहुत आसान होता है। ये सब मैं तैयार करवाऊंगा। नेट क्वेश्चन एक बार ना मैं दिया था भाई, 5 क्वेश्चन बताए थे, टोटल 10 क्वेश्चन बताए थे, 10 के 10 आए थे। वो वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको भाई। मतलब ऐसा हुआ था भैया, पेपर आपको पता चल गया था क्या, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे। वो ये पिछले बार था, मैंने 10 क्वेश्चन बताए और 10 के 10 आ गए। सोचो 10 क्वेश्चन में 10 के 10 क्वेश्चन आए थे। लास्ट में मैंने उन्हीं का मैप भरना सिखाया था, भाई तैयार कर लो, और वही क्वेश्चन एक सेट में आए थे, पूरे सेम क्वेश्चन आ गए थे। तो ऐसे हैं, एक्सपीरियंस है जो वही आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये अब बाकी ये पेपर को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, ये अपने से सब बनाया हूँ भाई, ठीक है, देख लो, ठीक है। अपने से टाइप पेपर है, कहीं ये आपको मिलेगा नहीं ऐसा पेपर, बिल्कुल क्लीन। हाँ भैया पेपर वो कहाँ दिए, नहीं दे रहे हो, काहे टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा विकास भैया है ना, पेपर आपको मिल जाएगा लर्न मंत्र एप्लीकेशन में, वो भी बिल्कुल फ्री में ये पेपर आपको बिल्कुल लर्न मंत्र एप्लीकेशन मिलेगा। जा करके बस आपको पढ़ाई करना है मेरी जान, आपको प्रैक्टिस करना है। इसका सॉल्यूशन आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएगा, फ्री में ही प्रोवाइड होगा सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन हाँ 12th के लिए मैंने एक हिंदी स्पेशल बैच बनाया, 10th के लिए भी केवल हिंदी उसमें पढ़ाई जा रही है 99 में, तो भी आप एप्लीकेशन से ले सकते हो। बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री देता रहे, तो बस मज़े लेते रहो यार, मत लो, मैं तो कहता हूँ मत लो, है ना। लेकिन उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें मिलेंगी, अगर आप चाहिए तो ले सकते हो, क्योंकि जो मेहनत हमारी लगती है वो मेहनत कामयाब रहे, है ना। वही बच्चे पढ़ें जो पढ़ना चाहते हैं, भीड़ में नहीं, तो वहाँ पर ऐड हो जाते हैं और उसमें ऐड करते रहते हैं। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कर सकते हो ये चीज़ें। तो लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेपर फ्री में देख लो जाके, है ना, पूरा का पूरा, और प्रैक्टिस करो, 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बताना कैसी लगी वीडियो। तब तक के दोस्तों नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस पढ़ाई करते रहो, जाओ।